Good morning, students. In this video of chapter solution, we are going to discuss about another colligative property, that is depression of freezing point. It is also known as cryoscopy. इसे हम हिमांक अवनमन या हिमांक मिति के नाम से भी जानते हैं। देखिए, किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वास्तव में वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी पदार्थ या द्रव, ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है साम्य अवस्था के समय, और इस अवस्था में ठोस द्रव दोनों का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर इक्वल रहता है। अर्थात इस टेम्परेचर पर पदार्थ जमना प्रारंभ कर देता है। जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सोलवेंट में डिज़ोल्व किया जाता है तो हमें पता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, प्योर सोलवेंट की तुलना में कम हो जाता है। अर्थात सोल्यूट की प्रेजेंस वेपर प्रेशर को कम कर देती है। अतः अब सॉल्यूशन में सोलवेंट से कम टेम्परेचर पर जमने की टेंडेंसी आ जाती है। अर्थात सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सोलवेंट की तुलना में कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट में ये जो डिफरेंस है वह हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आ गई है यह बताता है। यदि हम सोलवेंट और भिन्न भिन्न कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो हमें यहाँ डायग्राम में दिया गया 5.17 वाला ग्राफ प्राप्त होता है। यह वास्तव में डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में संबंध को बताता है। वेपर प्रेशर को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। जब सोलवेंट प्योर स्टेट में है तो उसके लिए ए ग्राफ है, सॉल्यूशन 1 का ग्राफ बी है जिसकी कंसंट्रेशन कुछ है, प्योर सोलवेंट की तुलना में वो सॉल्यूशन बन गया जिसमें कुछ मात्रा में सोल्यूट ऐड किया गया है। तीसरा सॉल्यूशन 2 जिसके लिए सी कर्व हमें प्राप्त होता है जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 1 से थोड़ी अधिक है। इनके वेपर प्रेशर की तुलना करें अपन, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर है P और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसकी कुछ कंसंट्रेशन है तो सॉल्यूशन बनने पर वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। वेपर प्रेशर में कमी आने के साथ ही उनके फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसके वेपर प्रेशर में और भी अधिक कमी आ जाती है तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी और भी अधिक कमी आ जाती है। यह जो फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाली कमी और प्योर सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अत्यंत तनु विलयनों के लिए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच जो ये कर्व खींचे जाते हैं ये हिमांक के निकट एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं तथा एक दूसरे के ये समानांतर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में दो ट्रायंगल बन जाते हैं, XZE और XYZ। दोनों के दोनों ट्रायंगल समरूप होंगे। समरूप ट्रायंगल की या त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि उसके भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ZE/YD विल बी इक्वल्स टू XE/XD, जहाँ पे ZE की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो TF माइनस T2 से आएगी और YD आएगी TF माइनस T1 से। इसी तरीके से XE आएगा P माइनस P2 से और XD आएगा P माइनस P1 से। TF माइनस T2 को हम लिख सकते हैं डेल्टा T2
और F माइनस T1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा T1। इसी तरीके से P माइनस P2 को हमने लिख दिया डेल्टा P2 और P माइनस P1 को डेल्टा P1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेल्टा P2 और डेल्टा P1 क्या है, वाष्प दाब में होने वाली कमी है। साथ ही डेल्टा T2 और डेल्टा T1 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को दर्शाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के बनने पर उसमें जितना अधिक सोल्यूट डाला जाता है, मीन्स जितना अधिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है और उसके फ्रीजिंग पॉइंट में उतनी ही अधिक कमी आती जाती है। अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है वह वेपर प्रेशर में होने वाली कमी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही हमें इक्वेशन नंबर 75 से पता चलता है। चूँकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग होती है यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा, वेपर प्रेशर में भी उतनी ही अधिक कमी आती जाएगी और इसी कारण से जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वह भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। अतः अत्यंत तनु विलयनों के लिए राउल्ट्स के नियमानुसार हम पढ़ चुके हैं, ये P माइनस पी एस अपॉन P इक्वल्स टू होता है स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n की वैल्यू होती है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ये हम बहुत सारी जगह पढ़ चुके हैं। कैपिटल N की वैल्यू होती है कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। P माइनस पी एस को हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन P इक्वल्स टू क्या आ गया, WM अपॉन MW। डेल्टा P को अपन लिख सकते हैं WM अपॉन MW इंटू P करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन 75 नंबर की इक्वेशन हमें ये बताती है कि डेल्टा P जो है डेल्टा TF के प्रोपोर्शनल है, तो हम इस इक्वेशन में डेल्टा P को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा TF से। डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू PWM अपॉन MW और प्रोपोर्शनल को हटाने पर यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसे इक्वेशन नंबर 76 नाम दिया गया है। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो प्योर सोलवेंट का मोलिकुलर वेट है कैपिटल M, हिमांक पर यानी फ्रीजिंग पॉइंट पर वाष्प दाब स्थिर होता है स्मॉल k जो कि कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट को हम एक नए कांस्टेंट कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैपिटल K जो है वो नया कांस्टेंट है और इसे डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहा जाता है। यह सॉल्वेंट की नेचर पर आश्रित तथा विलय की प्रकृति पर अनाश्रित होता है। यदि हम स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 यानी हमने सोल्यूट का 1 मोल लिया हो और कैपिटल W इक्वल्स टू 1 ग्राम हो, तो इस समय डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू कैपिटल K। अर्थात किसी भी सोलवेंट का जो अवनमन स्थिरांक है या फिर उसे हम हिमांक बिंदु स्थिरांक भी कहते हैं, वह किसी अवाष्पशील विलय के 1 मोल को 1 ग्राम विलायक में विलय करने पर विलायक के हिमांक में उत्पन्न अवनमन के बराबर होता है। ये थ्योरेटिकली तो ये ठीक आता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम 1 ग्राम अणु यानी 1 मोल को 1 ग्राम में डिज़ोल्व करते हैं तो ये काफ़ी कठिन काम होता है, क्योंकि 1 मोल हमने सोल्यूट लिया है उसको 1 ग्राम सोलवेंट में डिज़ोल्व करना है, तो ये बहुत ही कठिन काम होता है। अतः हमें क्या लेना होगा, 1 मोल सोल्यूट को 1000 ग्राम विलायक में डिज़ोल्व करना होगा और इस समय हम सोल्युबिलिटी को मोलेलिटी में व्यक्त कर सकेंगे। अगर ऐसा है तो 77 इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटल W इक्वल्स टू अपने को यहाँ पे 1000 रखना पड़ेगा, n यहाँ पे स्मॉल n यहाँ पे 1 मोल है ही, तो यह हो जाएगा अपना डेल्टा TF इक्वल्स टू K अपॉन 1000। इसको हम KF भी कह सकते हैं। तो हम ये बता सकते हैं K इक्वल्स टू 1000 इंटू KF। इस इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई, 79 हो गई। यहाँ पे KF वास्तव में क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर मोलल हिमांक स्थिरांक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है।
इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मोलल अवनमन स्थिरांक या फिर जिसे हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KF कहते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं कि यह विलय के एक मोल को जब 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उसके बराबर होता है। KF का मात्रक डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल होता है। अब इक्वेशन 77 और इक्वेशन 79 से हम K की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 KFW/mW, या फिर इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलेलिटी, क्योंकि बाकी सभी चीज़ें मिलकर के मोलेलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट है, अब ये जो इतने सारे अपने पास फॉर्मूले आए हैं, ये फॉर्मूला है मोलेलिटी वाला, TF वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इन सभी फॉर्मूलाज में से किसी भी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर हिमांक अवनमन का डेरिवेशन आता है तो उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल साथ में पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। वॉन होफ ने थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर यह बताया कि KF इक्वल्स टू क्या होता है, RTF²/1000 LF। यहाँ पे R हमारा गैस कांस्टेंट है जो कि जिसकी वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल होती है। LF यहाँ पे सोलवेंट के हिमांकन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट है। TF यहाँ पे सोल्यूट का मतलब अब ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए R की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी तो ये आ जाता है अपना KF इक्वल्स टू 0.002 TF²/LF। इससे रिलेटेड यहाँ न्यूमेरिकल भी दिया गया है। वाटर के लिए जो TF होता है उसकी वैल्यू, चूँकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है यानी 273 केल्विन है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग 80 कैलोरी है। इनकी वैल्यूज़ को हम क्या यहाँ पे पुट करके और ये वाटर के लिए मोलल हिमांकमितीय स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी ये 1.86 आता है वाटर के लिए। थ्योरेटिकली ये अपना आया ही है 1.856, तो अतः हम ये मान सकते हैं कि यह ठीक बैठता है। अन्य सोलवेंट्स के लिए भी मोलर अवनमन स्थिरांक के मान हम ज्ञात कर सकते हैं जो यहाँ टेबल में दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड अपने एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ दिए गए हैं। एग्ज़ाम में यहाँ तक पूछे जाने की, डेरिवेशन के पूछे जाने की संभावना है। थैंक यू।